इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है। मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 आपके झूठे यकीन के बावजूद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राकेश जिंदा है। सबके दिमाग की सुई एक ही जगह आकर रुक गई है कि अगर राकेश जिंदा है तो वो ऐसे क्यों कह रहा है कि रितिका ने उसे फंसाने की कोशिश की है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मानस बेगुनाह है। तुम्हें नहीं, मैं भी जानता हूं। पुलिस वाले उसे कोर्ट में ले जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हाँ बड़े पापा, और रितिका भाभी दिन रात कोशिश कर रही है कि मानस भैया छूट जाए। और खास तौर पे आप उस केस से जुड़ी हुई हैं, इसलिए भी लोग बाग उसके बारे में जानते हैं। वकील साहब, मैं चाहती हूँ कि आप उस केस की पैरवी करें और मुझे विश्वास है कि आप सच्चाई का साथ देना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि आप इस शहर के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं, तो कानून के साथ खिलवाड़ होते हुए आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, कानून में मेरी भी बहुत आस्था है। मुझे मालूम है वकील साहब, जो केस कोई नहीं लेता ना, वो केस आप लेते भी हो और जीतते भी हो। मैंने देखा है और सुना भी है कि आप हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हो। बस इसी आस के साथ आपके पास आई हूं कि आप मानस का केस लड़ेंगे। मैं इनकार तो नहीं करना चाहता, दरअसल मेरी भी कुछ मजबूरी है, कुछ व्यस्तता है, कुछ ऐसे केस मेरे हाथ में हैं जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। और आप ये तो जानती ही हैं कि ये केस एक दफा हाथ में ले लिया तो क्लाइंट को पूरा इंसाफ मिले, ये एक वकील की जिम्मेदारी बनती है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल मेरे पास वक्त नहीं है और इस केस के लिए वक्त की आवश्यकता है, और मैं आपको इस केस के लिए समय नहीं दे सकता। वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मानस को गुनहगार समझने लगे हैं? देखिए, इस मामले में कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। मैं जब तक केस की पूरी स्टडी नहीं कर लेता, इसके बारे में कहना कुछ भी अच्छा नहीं। आप किसी अच्छे वकील से बात कर लीजिए। लेकिन वकील साहब, मैं इतनी आस लेकर आपके पास आए हूँ, आप जरा सोचिए तो सही, अगर कुछ आप कर सकते हो इस केस के बारे में। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। नो प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक्स। अरे मैडम, कॉफी तो पी के जाइए ना। नहीं वकील साहब, आपको मेरी जितनी खातिरदारी करनी थी आप कर चुके। थैंक्स। मैं ऐसे केस अपने हाथ में नहीं लेता जिसमें जीतने की कोई संभावना ही ना हो। हाँ साक्षी, बोलो। क्या हुआ भाभी, किसी वकील का इंतजाम हुआ? हो जाएगा साक्षी। क्या बात है भाभी, आप इतनी मायूस क्यों हैं? मायूस ना हो तो और क्या करूं? 2 वकीलों से ऑलरेडी मिल चुकी हूं, उन्होंने इनकार कर दिया है, और अब एडवोकेट लालवानी से मिलकर आ रही हूं। तो क्या हुआ क्या भाभी, बताइए ना। कुछ नहीं,
उन्होंने भी केस लेने से इनकार कर दिया। क्या? हाँ, वो कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, इसलिए ये केस नहीं ले सकते। क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी वकील इस केस को लेने से इनकार कर रहा है। पर क्यों भाभी? क्या हमारा केस इतना कमजोर है? हाँ साक्षी, कमजोर तो है, और इसीलिए उनको लगता है कि अगर वो लोग इस केस को लड़ेंगे तो हार जाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए भाभी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी हिम्मत के बलबूते पे तो इस लड़ाई को लड़ती आई हूँ साक्षी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद वकील तो नहीं बन सकती ना। ईश्वर पर भरोसा रखिए भाभी, वो जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साक्षी, वकीलों के इनकार के पीछे क्या अच्छाई हो सकती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन देखते हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ साक्षी। बाय। क्या हुआ साक्षी? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी भाभी कुछ करेंगी, क्या कर लिया उसने? उनकी नाकामी की वजह आप ही है माँ। अरे लोग तो अपनों के लिए दुआएं देते हैं, लेकिन आप तो बद्दुआएं देती है, इसलिए हर कदम पे मुश्किलें पैदा हो रही है। साक्षी, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। ये उसके कर्म हैं और गलती से वो मेरे बेटे की पत्नी है, जिसकी सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। माँ, आप कब तक रितिका भाभी पे इल्जाम लगाती रहेंगी? कब तक? I'm tired of this. जब तक कि सच सामने नहीं आ जाता। वो 2 नावों पर सवारी करने आई थी, खुद तो डूबी ही, मेरे परिवार को भी ले डूबी। और आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदार रितिका है, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदार रितिका है, लेकिन मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदार रितिका है। नहीं सुंदर, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला, और ना ही जिंदगी में कभी भूलूंगा। ये आप मुझे क्या बता रहे हैं? मतलब जीजा जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, लेकिन उन बातों को याद रखने का क्या मतलब? सिर्फ बातों को याद रखने से सब कुछ नहीं होता ना। आप तो उस वक्त भी खामोश बैठे रहे जब हमारे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। आप तो उस वक्त भी खामोश बैठे रहे जब हमारे बच्चे की मौत की खबर आई थी। वो एक हादसा था सुंदर, हमारे बेटे को पुलिस की गोलियां लगी थी, उसमें हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे हम, और कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया हमने। हम आराम से बैठकर खामोश ने आंसू बहाते रहे बस, और कुछ नहीं किया हमने। उन्हें इस बात का एहसास दिलाना था कि उनकी की गई गलती के लिए इस घर का रोशन चिराग बुझ गया है, लेकिन नहीं, हम सिर्फ याद बनाए बैठे हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये सुंदरलाल, इसके सीने में आज भी वो आग दहक रही है, और जब तक उस जस्टिस आदित्य प्रताप को उसकी की गई गलती का एहसास न दिला दूं, मेरे इस सीने की आग बुझेगी नहीं। मैंने उन्हें जवाब दिया है, और हर कदम पर उन्हें इस बात का एहसास दिलाया है कि मेरे बेटे राकेश की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जस्टिस आदित्य प्रताप है। दिलाया ना आपने, लेकिन क्या उन्हें इस बात का एहसास हुआ? कल तक तो हम भी यही समझ रहे थे कि एक जज होने की वजह से सबूतों के आधार पर उन्हें अपना फैसला सुनाना पड़ा। हम कल की बात नहीं कर रहे हैं दीदी, हम आज की बात कर रहे हैं। आज तो आपको इस सच्चाई का पता चल चुका है ना। आज तो आपको ये पता है ना कि किन लोगों की वजह से आपके बेटे को मौत के घाट उतारा गया।
इसके बावजूद आप लोग खामोश बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। इसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा जीजा जी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बुज़दिल इंसान हैं। नहीं सुंदर, नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। आप बुज़दिल नहीं हैं, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी बात का एहसास दिलाना चाहता था आपको जीजा जी, इसलिए तो तब से इतनी गुस्ताखी किए जा रहा था। देखिए जीजा जी, अगर आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाना है तो राकेश का बदला लेना होगा, उन लोगों को एहसास दिलाना होगा उनकी गलती का। जस्टिस आदित्य प्रताप और उसके पूरे परिवार को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि अगर हम बदला लेने पर उतर आए तो उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब दे सकते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सुंदर? अब कहने को बचा क्या है दीदी, सब कुछ तो कह दिया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सुंदर? अब कहने को बचा क्या है दीदी, सब कुछ तो कह दिया। नहीं, इसके बावजूद भी सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जीजा जी यही सही वक्त है अपने बदले की आग को बुझाने का। पहले हमारा राकेश फंसा था, अब मानस फंसा हुआ है। वही मानस जिसने रितिका के साथ मिलकर राकेश को पहले सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। वही मानस। हाँ, ये तो शुक्र मनाइए कि आपके अच्छे कर्म थे जीजा जी जो हमारा बच्चा बच गया, वरना तो। हाँ सुंदर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं तो हमेशा ही ठीक कहता हूं जीजा जी, बस लोगों के समझ में देर से आती है। जीजा जी मेरी माने तो आपको अपने बच्चे का अगर बदला लेना है, उस जस्टिस आदित्य प्रताप को जवाब देना है, तो यही सही मौका है जीजा जी। इस बार आपको मानस के खिलाफ खड़ा होना होगा अदालत में, जवाब देना होगा उन्हें, उसे उस फांसी के तख्ते पर पहुंचाना होगा जिस पर हमारे राकेश को पहुंचाया गया था। तब जाकर आपके राकेश का बदला पूरा होगा जीजा जी, मेरे भांजे का बदला पूरा होगा, आपकी अपने औलाद का बदला पूरा होगा जीजा जी, आपको खड़ा होना होगा। हाँ सुंदर, मैं भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब देखना, उन्हें उनके सारे गुनाहों का हिसाब सूद समेत देना पड़ेगा। हेलो, मैं मिसेस गुलशन शाह बोल रही हूँ। जी कहिए, कैसे फोन किया आपने? मुझे जज साहब से कुछ खास बात करनी है, क्या आप उन्हें फोन देंगी? वो जरा काम से कोर्ट गए हुए हैं। ओह, तो वो उन रास्तों की तलाश में गए होंगे ताकि मानस को बचा सके, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा। क्या यही कहने के लिए आपने फोन किया है? नहीं, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि आपकी बेटी ने मेरा सुहाग छीन लिया है और मैंने कसम खाई है जब तक अपने सुहाग का बदला नहीं ले लेती अपने गले से ये मंगलसूत्र मैं कभी भी नहीं उतारूंगी। आप बदला ही लेना चाहती है ना? तो जाइए, जाकर पहले उस आदमी को ढूंढिए जिसने आपके पति को मारा है। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है, और मुझे इस बात के लिए कोई पहला भी नहीं सकता। आप अगर गलत फहमी में रहना चाहती हैं तो ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बदला लेने की बात की वजह से आप कोई भी कदम उठाएं उससे पहले एक बात का ख्याल रखिएगा, अक्सर दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले खुद उसमें गिर जाया करते हैं। एक औरत के लिए
सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने मेरा सुहाग छीना है। अब मुझे किस बात का डर है? और अब उसकी सुहाग की बारी है। आपके पति तो कानून की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करते ही रहे हैं ना, लेकिन मेरे लिए इंसाफ तो वो है खून के बदले खून और सुहाग के बदले सिर्फ सुहाग। कह दीजिएगा जज साहब से, जितनी भी कोशिश करना है कर ले। बचा सकते हैं तो बचा ले अपनी दामाद को। किसका फोन था शारदा? गुलशन शाह की बीवी मेघना का फोन था। किसका फोन था शारदा? गुलशन शाह की बीवी मेघना का फोन था। ये कहने के लिए फोन किया था कि रितिका ने उसका सुहाग छीना है, अब वो रितिका का सुहाग छीन के रहेगी। ये क्या कह रही हो माँ? इसका मतलब माना जीजू को फंसाने के पीछे इनका भी हाथ है? हो सकता है, लेकिन उसे ये गलतफहमी कैसे हुई कि गुलशन शाह की मौत की जिम्मेदार रितिका है? वो तो यही समझती है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब साफ है पापा, आगे माने जीजू के लिए मुश्किलें खड़ी की जाएंगी। जिसे जितनी मुश्किलें खड़ी करनी है ना, करने दो। उन्हीं मुश्किलों से लड़ने के लिए तो आज मैंने अपने औहदे को ठुकरा कर ये वकील का चौका पहला। उसकी बातें सुनकर तो यकीन होने लगा है मुझे कि गुलशन शाह की मौत के बाद मानस को कत्ल के जुर्म में फंसाने का काम उसकी बीवी और उसके आदमियों का ही है। कहीं राकेश की जिंदा होने की खबर इन्हीं लोगों ने तो नहीं फैलाई? हो सकता है, लेकिन ये जो केस है ना, ये बड़ा पेचीदा है। इसको जीतने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं करूंगा और ये केस जीतूंगा। रितिका, तुम्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए मानस? क्योंकि तुम कलेक्टर हो, तुम्हारी एक पोजीशन है, रुतबा है, और ये एक पुलिस स्टेशन है। तुम जब यहाँ आती हो तो यहाँ का हर पुलिस वाला तुम्हें सलाम ठोकता है। तुम्हारे बार बार आने से तुम्हारी पोजीशन में फर्क पड़ जाएगा। नहीं मानस, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मत सोचो। ऐसा ही है रितिका, आई अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे हर कदम पर मीडिया की नजर है। अब तक ये खबर भी बन चुकी होगी कि तुम यहां मुझसे कितनी बार मिलने आई हो। मानस, क्या इन बातों की वजह से मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरा सुहाग हो, मेरे पति हो? ओफो रितिका, क्यों रिश्तों को ढोना चाहती हो तुम? ये क्या बोल रहे हो मानस? सही कह रहा हूं मैं रितिका, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे दिल को समझता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि राकेश सिर्फ तुम्हारा पहला पति ही नहीं, तुम्हारा पहला प्यार है। और कोई भी इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता है।
गलत कह रहे हो मानस, बिल्कुल गलत कह रहे हो। एक सुहागन सब कुछ भूल सकती है, सब कुछ, लेकिन अपने सुहाग और अपनी मर्यादा को नहीं भूल सकती है वो। उसके गले में ये जो मंगलसूत्र है ना, ये मंगलसूत्र वो किसी जबरदस्ती की वजह से या मजबूरी की वजह से नहीं पहनती है। वो इसलिए पहनती है क्योंकि इससे संस्कार जुड़े हैं, उसकी मर्यादाएं जुड़ी है। मानस, जब एक औरत शादी करके 7 फेरे लेती है ना, तब से उसकी आत्मा उसके पति से जुड़ जाती है, और ये मंगलसूत्र उसी की निशानी होती है। वो किसी भी कीमत पर इसे दूर नहीं करेगी अपने आप से, किसी भी कीमत पर। रितिका, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या समझाओगे मानस, क्या समझाओगे? इस मंगलसूत्र की मर्यादाएं समझाओगे तुम मुझे? नहीं, इसकी महत्ता कोई कम नहीं कर सकता। और एक बात मानस, ये मंगलसूत्र जो है ना, वो एक औरत के लिए श्रृंगार नहीं होता है। ये मंगलसूत्र उसके पति की तरफ जो उसकी आस्था होती है ना, उसका प्रतीक होता है। खैर छोड़ो इन बातों को रितिका, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इतना परेशान मत हो।